नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे छायावाद युग पर। छायावाद युग, इससे पहले हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों पर बात कर चुके हैं, तो अब हम छायावाद शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो हिंदी साहित्य है उसको युगों में बांटा गया है, 4 युगों में बांटा गया है। उसी तरह से जो एक काल है उसमें भी अनेक धाराएं प्रवाहित होती हैं साहित्य की। हिंदी साहित्य को अनेक युगों में, जो भी साहित्य होता है किसी भी भाषा का, उसको अनेक युगों में बांटा जाता है, अनेक कालों में बांटा जाता है, और उस एक काल के अंदर भी अनेक तरह का जो साहित्य देखने को हमें मिलता है। आधुनिक काल से पहले दोस्तों जो भी हमारे तीनों काल रहे हैं, जैसे अगर भक्ति काल ही ले लिया जाए तो उसमें भक्ति की विविध धाराएं बह रही थी, इसलिए उसको भक्ति काल कहा। लेकिन आधुनिक काल का जो वर्णन हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। विज्ञान आदि तकनीकी आने के कारण इस युग का जो साहित्य है वो विकासशील है। अनेक तरह का साहित्य आपको इस युग में देखने को मिलेगा। इसलिए इस युग में जैसे भक्ति काल को भक्ति काल कह दिया गया और उसमें भक्ति की अनेक धारा ही प्रवाहित हुई, यानी भक्ति से संबंधित साहित्य ही हमें मिलता है। लेकिन आधुनिक काल में ऐसा नहीं है, उसमें अनेक जो विकासशील है इसमें साहित्य, अनेक धाराएं आपको इनमें देखने को मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं आधुनिक युग के छायावाद युग पर। छायावाद युग में दोस्तों सीमांकन, नामकरण और परिवेश तीनों ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम सीमांकन पर बात करेंगे छायावाद की। छायावाद की जो समय सीमा रही है वो 1918 से शुरू होती है। 1918 के आसपास जो छायावाद से प्रभावित रचनाएं मिलनी शुरू हो गई थी। कब से? 1918 से। 1918 या 1920 में जैसे द्विवेदी युग की समाप्ति और छायावाद युग का प्रारंभ नजर आने लगता है। जैसे सूर्यकांत जी की जूही की कली, जिसकी रचना 1916 ईस्वी में की गई थी। जयशंकर प्रसाद जी की झरना 1918 ईस्वी में लिखी गई थी। पंत की जो पल्लव रचना थी उसकी भी कुछ जो कविताएं थी 1920 के आसपास उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो जो ये रचनाएं इस समय पर मिलनी शुरू हुई थी, तो ये छायावाद की शुरुआत थी, यानी द्विवेदी युग का अंत हो रहा था यहाँ पर और छायावाद की शुरुआत हो रही थी। तो 1918 ईस्वी से हम छायावाद की शुरुआत मानते हैं। अब इसी तरह से जो किसी भी युग का, किसी भी धारा का जब हम अंत करते हैं तो 2-4 साल इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी जो धारा प्रवाहित होती है तो वो एकदम से न तो खत्म होती है और न ही शुरू होती है। तो 2-4 साल इधर उधर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो 1918 ईस्वी में छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। उसी तरह 1936 ईस्वी में छायावाद का अंत माना जाता है। उस समय ऐसा क्या हुआ था कि छायावाद से संबंधित जो रचनाएं थी या छायावाद का अंत मान लिया गया 1936 ईस्वी में। जैसे कि दोस्तों हम राजनीतिक स्थिति में देखते हैं कि जो कामायनी की रचना हुई थी प्रसाद की, वो 1935 ईस्वी में हुई थी, तो उससे छायावाद का अंत माना जा सकता है। और राजनीतिक स्थिति देखें तो वहां उस समय देख सकते हैं 1936 में प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल स्थापित हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनसे बिना बातचीत किए, वो जो प्रतिनिधि स्थापित हुए थे कांग्रेस के प्रांतों में, उनसे बिना बातचीत किए ही विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। 1936 ईस्वी में विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी थी भारतीयों की। और वो जो प्रांतों में प्रतिनिधि स्थापित हुए थे कांग्रेस के, उनसे किसी तरह का सलाह मशवरा नहीं लिया गया था। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए 1939 ईस्वी में मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिए थे। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी राजनीतिक स्थिति अगर देखी जाए तो, जिससे लोगों में एक नई सोच पैदा हुई थी, एक नया मोड़ आया था। हमारी जो राजनीतिक स्थिति चल रही थी उसमें एक नया मोड़ आया था। मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि उनसे बिना पूछे विश्व युद्ध में शामिल होने की अंग्रेजों ने
घोषणा कर दी थी। भारतीय इतिहास में ये एक नई मोड़ का सूचक था। तो इसे हम छायावाद का अंत मान सकते हैं। कांग्रेस के मंत्रिमंडलों में शामिल होने की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई थी। जीवन में एक नई चेतना का उदय की ये निशानी थी, यानी जीवन में एक नई चेतना हुई थी। और जब जीवन में एक नई चेतना होती है तो हमारे साहित्य में भी कुछ नया हमें देखने को मिलता है। छायावादी कवि समय भी अपने छायावादी भावबोध का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। जो छायावाद के प्रमुख कवि थे, जो छायावाद से प्रभावित रचनाएं लिख रहे थे, वो भी 1936, 37, 38 के आसपास उनकी रचनाओं में भी हमें छायावाद का अंत और प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे पंत जी की युगांत 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। उसी तरह से निराला जी की अनामिका 1938 में, तो उसमें छायावाद का अतिक्रमण ये कवि समय ही करते हुए मिले। 1938 के आसपास छायावादी जो काव्य था वो अक्षीण होकर एक नए प्रकार के काव्य का आगमन कर रहा था। तो छायावाद का जो अंत है वो 1936 और छायावाद का जो आरंभ है वो 1918 से माना जाता है। तो आपको याद रखना है छायावादियों की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। दूसरा प्रश्न दोस्तों उठता है नामकरण पर, छायावाद के नामकरण पर। अगर हम छायावाद की जो समय सीमा थी उसमें रचित साहित्य पर प्रकाश डालें तो उसमें हमें 3 तरह का साहित्य देखने को मिलता है। एक तो जो छायावादी प्रमुख कवि थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जी, इनका साहित्य हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ ये जो साहित्यकार थे इनका उद्देश्य सिर्फ साहित्य करना, रचनाएं करना ही था। तो ये छायावाद के प्रमुख कवि थे। दूसरे कवि थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, यानी जिन्होंने राष्ट्रीय संस्कृत से संबंधित कविताएं लिखी थी। माखनलाल चतुर्वेदी जी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरणगुप्त आदि कवियों को इस श्रेणी में रखा जाता है। ये जो कवि थे ये जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चला हुआ था उसमें भाग ले रहे थे और साथ के साथ कविता भी कर रहे थे। तीसरे प्रकार के कवि है दोस्तों प्रेम और मस्ती के कवि, जिन्होंने पढ़ने के चित्त उकेरे हैं अपनी कविता में, प्रेम संबंधी कविताएं देखी है और लिखी हैं और स्वच्छंदतावादी उनको कवि माना जाता है। स्वच्छंद रूप से उन्होंने काव्य रचना की है। तीनों ही तरह का साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब तीनों ही तरह का साहित्य लिखा गया था तो फिर उसको छायावाद नाम क्यों दिया गया? उसके दोस्तों 3 कारण माने जाते हैं। कौन कौन से वो हम बात करेंगे। पहला तो ये कि कविताओं की दृष्टि से, अर्थात अनुभूति कविताओं की दृष्टि से माना गया है, जो पहला कारण है, यानी अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता और अभिव्यंजना शिल्प के उत्कर्ष की दृष्टि से यह काव्य राशि सर्वश्रेष्ठ है। यानी जो छायावाद के कवि थे उनकी अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता और अभिव्यंजना शिल्प की उत्कर्ष की दृष्टि से ये जो काव्य राशि थी ये सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात है दोस्तों, छायावादी काव्य में प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश नहीं हुआ, वर्ण उसमें परवर्ती काव्य के विकास के भी काफी दूर तक हमें झलक दिखाई देती है। दूसरा कारण ये था। और तीसरी बात है छायावादी काव्य में अपने युग के जनजीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति मिलती है। ये 3 कारण ऐसे दिए गए हैं जिससे कि जो दूसरी रचनाएं भी लिखी गई थी लेकिन छायावाद उसको नाम दिया गया था। तो दोस्तों आपको पता चल गया 3 तरह के साहित्य पर हम छायावाद में बात करेंगे। नामकरण का पता चल गया, क्यों दिया गया है नामकरण छायावाद इसको। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कविताएं भी लिखी गई, प्रेम और मस्ती की कविताएं भी लिखी गई। प्रेम और मस्ती की कविता जो लिखी गई थी उन कवियों को अलग स्थान क्यों दिया गया है, क्योंकि जो प्रेम का वर्णन तो छायावाद के जो प्रमुख कवि रहे हैं उन्होंने भी किया था, लेकिन इस पर भी ऐसा माना जाता है कि जो छायावाद के कवियों ने प्रेम का वर्णन किया था वो सीमित था, वो शरीर से होकर
आत्मा तक उसकी पहुंच थी। और पहले जो कवियों ने वर्णन किया वो व्यक्तिगतता से आगे बढ़कर लोक की तरफ, लोक कल्याण की तरफ बढ़ गया था। लेकिन जो प्रेम और मस्ती के कवि थे उन्होंने जो प्रेम का वर्णन किया है वो बहुत ही व्यापक रूप में किया है और स्वच्छंद प्रवृत्ति का किया है, यानी समाज की मान मर्यादाओं को ध्यान में रखकर नहीं किया है, इसलिए उनका वर्णन हम अलग से करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने बात की कि छाया, जब हम देखते हैं कि रीति काल से अलग होकर आधुनिक काल पर बात की थी, भारतेंदु युग के कवियों ने जो उस समय हमारी स्थिति थी देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी थी, लेकिन फिर भी उनकी कविताओं पर कुछ श्रृंगारिकता जो रीति काल की प्रवृत्ति थी उनका प्रभाव रहा था। दूसरा, जब द्विवेदी युग आया था तो उनकी जो कविता मिलती है उनमें बहुत ही सरलता और उपदेशात्मक रही है वो। तो उससे आगे छायावाद युग, जिस पर हम बात करेंगे, नामकरण का आपको पता चल गया विवाद है, तो कैसे छायावाद उसको नाम दिया गया है। समय सीमा दोस्तों आपको पता चल गई, 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावाद युग रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम, जैसे हमने अभी बात की, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों पर बात करेंगे। छायावाद में हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों पर बात करेंगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि। 1918 और 1936 के बीच दोस्तों जो समय है वो आपको पता है, इस समय ये संघर्ष का समय था। भारत जो ऐसे शासकों के चंगुल में फंसा हुआ था जिन्होंने हर तरह से हमारा शोषण किया था। पहले भी भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे, बहुत सारे विदेशियों ने शासन किया था, लेकिन उनमें और इनमें क्या फर्क था? ये फर्क था कि वो या तो यहाँ का धन माल जो भी लूट कर यहाँ से चले गए या यहाँ पर रहकर यहीं के होकर रह गए। लेकिन अंग्रेजों का क्या था कि वो हमारा शोषण कर रहे थे, वो हमारा देश का अहित कर रहे थे और अपने देश के बारे में सोच रहे थे, यानी वो हमारे देश में रहते हुए भी हमारा भला कभी नहीं करने वाले थे। तो ये समय बहुत ही मुश्किल का समय था। विदेशी आक्रमणकारी आए थे और हमारा सर्वनाश किया था उन्होंने। हर तरह से हम पिछड़ गए थे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह से हमारा शोषण हो रहा था। लेकिन इसी समय हमारे सामने कुछ हमारे ऐसे नेता हुए जैसे महात्मा गांधी जी। 1918 से 1936 का जो समय था इसमें महात्मा गांधी जी राजनीतिक स्थिति में सक्रिय थे। तो हमारी जो ये राजनीतिक सांस्कृतिक काव्यधारा की कविता है उसमें महात्मा गांधी जी का प्रभाव देखा जा सकता है। ये जो कवि हैं इस धारा में, ये इन्होंने सिर्फ कविता के माध्यम से ही हमें जागृत नहीं किया, या स्वतंत्रता संग्राम की जो झलक इनकी कविता में देखी जा सकती है, इन्होंने सिर्फ उसके बारे में लिखा ही नहीं है, उस चीज को इन्होंने सहा है। ये खुद स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, बहुत बार जेल भी गए थे, और उन्हीं चीजों का वर्णन जो इन्होंने यथार्थ रूप में देखा था उसी चीज का वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया था। युवकों को जगाने की कोशिश की थी, लोगों में ये जागृति पैदा करने की कोशिश की थी कि ये हमारे देश का शोषण कर रहे हैं और हम में इतनी शक्ति है कि हम इनका विनाश कर सकते हैं, हम इन्हें अपने देश से भगा सकते हैं, तभी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों ने ये प्रयास किया था, लोगों को प्रेरणा दी थी, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा दी थी इस युग के कवियों ने। इस युग के प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, सियाराम शरण गुप्त जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि भी हैं और प्रेम और मस्ती के कवियों में भी इनको गिना जाता है, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी। माखनलाल चतुर्वेदी की दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है कैदी और कोकिला, जिस पर हम अभी माखनलाल चतुर्वेदी जी पर बात करेंगे। लेकिन उससे उन्होंने उसकी कुछ लाइनें दी गई हैं जिससे ये पता चल सकता है कि उस युग के कवियों ने कैसे लोगों में ये प्रेरणा जागृत की कि वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले और अंग्रेजों को यहाँ से भगा सके। जैसे उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना,
हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज्य का गहना। कोल्हू का चरक चू, जीवन की तान, गिट्टी पर लिखे अंगुलियों ने गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, जो कि उन्होंने जेल में रहते हुए इसकी रचना की थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों पर। उसके बाद हम छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस धारा में सबसे पहले कवि आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1889 से 1968 ईस्वी। कहां पर हुआ था जन्म? मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बांबई में। मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बांबई। बांबई में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बांबई में इनका जन्म हुआ था माखनलाल चतुर्वेदी जी का। इनका उपनाम, ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा इनका उपनाम था। ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। कविता करने के साथ साथ दोस्तों इन्होंने प्रभा, प्रताप और कर्मवीर का संपादन किया। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर का। पत्रिकाओं से भी जुड़े हुए थे। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर का संपादन इन्होंने किया है, याद रखना है आपको। माखनलाल चतुर्वेदी जी 1889 से 1968 ईस्वी, मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के गांव बाबई में इनका जन्म हुआ। इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर का संपादन इन्होंने किया। इनको दोस्तों सागर विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय ने इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी। ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि इनको दी। किसने? सागर विश्वविद्यालय ने। और 1963 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया कब? 1963 ईस्वी में। सागर विश्वविद्यालय ने इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी। प्रभा, प्रताप और कर्मवीर का इन्होंने बहुत ही अच्छे से संपादन किया था। ये बहुत बार पूछा जाता है। कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये प्रश्न बहुत सारे पेपरों में देखने को मिलता है। प्रभा और प्रताप पर बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कर्मवीर पर बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कर्मवीर के संपादक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी। ये तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन से संबंधित है दोस्तों। अब इनकी रचनाओं पर बात करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनकी रचनाओं पर। इनकी रचना है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी। हिम किरीटनी इनकी रचना
जब छायावाद युग और प्रगतिवाद युग भी समाप्त हो गया था तब प्रकाशित हुई थी ये हिमकिरीटनी 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। हिमकिरीटनी 1943 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी और इस पर माखनलाल चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार मिला था। देव पुरस्कार दिया गया था किस रचना पर? हिमकिरीटनी जो इनकी रचना थी उस पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था। याद रखना है 1943 ईस्वी में इसकी रचना की गई। दूसरी महत्वपूर्ण रचना है हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी 1949 ईस्वी। 1949 ईस्वी। इस रचना पर दोस्तों इनको 1955 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1949 ईस्वी में इन्होंने हिमतरंगिणी की रचना की थी, उस पर इन्हें 1955 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी दिल्ली में, जिनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। और सबसे पहले 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी जी को ये पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना हिमतरंगिणी जो कि काव्य है उस पर दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और उनकी किस रचना पर मिला था? दोनों के एक जैसे मिलते मिलते से नाम है, तो आपको याद रखना है हिमकिरीटनी पर तो देव पुरस्कार मिला था और हिमतरंगिणी पर साहित्य अकादमी 1955 पुरस्कार मिला था इनको। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे माता 1951 ईस्वी में, माता 1951 ईस्वी, युगचरण, माता 1951 ईस्वी, युगचरण 1956 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के साथ याद रखनी है आपको सभी रचनाएं। अगली रचना है वेणु लो गूंजे धरा। वेणु लो गूंजे धरा। वेणु लो गूंजे धरा की रचना 1960 ईस्वी में। वेणु लो गूंजे धरा 1960 ईस्वी और मरण ज्वार 1963 ईस्वी। मरण ज्वार 1963 ईस्वी। याद रखनी है आपको दोस्तों सभी रचनाएं इनकी। हिमकिरीटनी 1943 ईस्वी जिस पर इनको देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिमतरंगिणी 1949, 1955 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। माता 1951 ईस्वी, युगचरण 1956 ईस्वी, वेणु लो गूंजे धरा 1960 ईस्वी और मरण ज्वार 1963 ईस्वी। ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी दो बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। कौन सी? कैदी और कोकिला, जिसकी कुछ पंक्तियां अभी हमने कही थी, कैदी और कोकिला। जिसकी रचना इन्होंने जेल में रहते हुए की थी और जेल का जो वातावरण था वो एकदम से बिल्कुल आपके सामने उभर जाएगा जब इसकी आप पढ़ेंगे। कैदी और कोकिला को जेल में जब माखनलाल चतुर्वेदी जी थे तब उन्होंने इसकी रचना की थी। जब रात को कोकिला जो कोकिल है वो बोलती है कोयल, तो तब जो राजनीतिक बंदी होता है तो उसका दर्द और भी उभर कर आ जाता है। उसका सजीव वर्णन एक कैदी का कैदी और कोकिला में किया गया है। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो कि बहुत बार पूछी गई है, वो है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये दो इनकी प्रसिद्ध कविता है। आपको याद रखनी, कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की और ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय संस्कृत धारा के दूसरे प्रमुख कवि सियाराम शरण गुप्त जी पर।
सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1895 से 1963 ईस्वी। इनका जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव में। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव में। चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। अगर आपको जन्म स्थान से कुछ याद आया हो तो ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। मैथिली शरण जो कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, गुप्त के छोटे भाई थे ये। सियाराम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का सियाराम शरण गुप्त जी जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। रोग और पारिवारिक दुखों के कारण इनका जो जीवन था वो अत्यंत दुखमय था। रोग और जो पारिवारिक दुख था उनके कारण इनका जो जीवन था वो अत्यंत दुखमय था। वैसे ये सरसता एवं नम्रता की प्रतिमूर्ति थे और इनकी पहली रचना 1910 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहली रचना 1910 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। उस समय आप देख सकते, पहले हमने बात की थी जो स्वतंत्रता आंदोलन चला हुआ था उस पर, और हमारे जो नेता थे वो महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी का प्रभाव इन पर बहुत था। गांधीवाद में इनकी बहुत ही आस्था थी और इनकी जो रचनाएं हैं उस पर गांधीवाद का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जो गांधी जी के मूल्य थे, जो गांधी जी के सिद्धांत थे, उन्हीं का प्रभाव सियाराम शरण गुप्त जी पर पड़ा और वो ही इनकी रचनाओं में देखने को मिला। इनकी रचनाओं पर बात करते हैं दोस्तों। इनकी रचनाएं हैं मौर्य विजय 1914 ईस्वी। मौर्य विजय की रचना की थी 1914 ईस्वी में। अनाथ 1917 ईस्वी। दुर्वादन 1924 ईस्वी। अनाथ 1917 ईस्वी, दुर्वादन 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी। विषाद 1925 ईस्वी। विषाद 1925 ईस्वी। आर्द्रा 1927 ईस्वी। आर्द्रा 1927 ईस्वी। आत्मोत्सर्ग आर्द्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी। आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी। पाथे 1933 ईस्वी। पाथे 1933 ईस्वी। पाथे की रचना कब की? 1933 में। मृण्मयी 36 और बापू 37। मृण्मयी 1936 ईस्वी और बापू 1937 ईस्वी। मृण्मयी 1936 ईस्वी और बापू 1937 ईस्वी, याद रखनी है आपको। इसके बाद है इनकी रचनाएं उन्मुक्त। उन्मुक्त 1940 ईस्वी। उन्मुक्त की रचना की 1940 में। दैनिकी 1942। 1942 ईस्वी। और नुकुल
नकुल 1946 ईस्वी, नकुल 1946 ईस्वी। ये सभी रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त जी की। मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ 1917 ईस्वी, ध्रुवादल 1924 ईस्वी, विषाद 1925 ईस्वी, आर्द्रा 1927 ईस्वी, आत्मोत्सर्ग 1931 ईस्वी, पाथेय 1933, मृणमयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940 ईस्वी, दैनिकी 1942 ईस्वी और नकुल 1947 ईस्वी। ये सभी रचनाएं थी जिनकी रचना सियाराम शरण गुप्त जी ने की थी। सभी आपको याद रखनी है उनके प्रकाशन वर्ष के साथ। जन्म याद रखना है 1895, मृत्यु 1963 ईस्वी, उत्तर प्रदेश का जिला झांसी के चिरगांव में। मैथिली शरण गुप्त जी के ये छोटे भाई थे। इसके बाद है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन इनका उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, इनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। 1897 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1960 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भयाना गांव में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भयाना गांव में। गांव में बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था, ग्वालियर जिले के भयाना गांव में। इनकी दोस्तों सबसे पहले इनका ग्रंथ है वो है कुमकुम। कुमकुम जो कि 1939 ईस्वी में। कुमकुम इनका पहला काव्य संग्रह है। कुमकुम 1939 ईस्वी पहला इनका कविता संग्रह या काव्य संग्रह है कुमकुम नाम से 1939 ईस्वी में। वैसे तो ये बहुत पहले से लिखना शुरू कर रहे थे, लेकिन उनको प्रकाशित करने का इन्होंने प्रयास नहीं किया था। उनको विधिवत प्रकाशित करने का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने प्रभा और प्रताप का संपादन भी किया। कौन कौन सी? प्रभा और प्रताप का संपादन भी किया बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। और 1920 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर जो स्वतंत्रता संग्राम चला हुआ था उसमें कूद पड़े थे। 1920 ईस्वी में इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो 11 वर्ष से शुरू हुई थी। 11 वर्ष में इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी और इनका जो दाखिला करवाया था वो गणेश शंकर विद्यार्थी ने करवाया था कॉलेज में। लेकिन 1920 में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जो भारत स्वाधीन हो गया था यानी स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद ये पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे। इनका जो पहला कविता संग्रह है वो कुमकुम है, जो कि 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इनकी जो दूसरी रचना है वो है उर्मिला, जिसकी रचना तो इन्होंने 1934 ईस्वी में की थी। उर्मिला की रचना तो इन्होंने 1934 ईस्वी में की थी, लेकिन दोस्तों पूरा कर दिया था इन्होंने इस रचना को 1934 में, लेकिन इसका प्रकाशन हुआ 1975 ईस्वी में। उर्मिला कब प्रकाशित हुई?
1975 ईस्वी में, लेकिन ये रचना इनकी 1934 ईस्वी में ही पूरी हो चुकी थी और 1975 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। उर्मिला के इस रचना में दोस्तों इन्होंने उर्मिला के चरित्र के माध्यम से भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति के उज्जवल रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उर्मिला के माध्यम से दोस्तों उन्होंने जो भारत की प्राचीन आर्य संस्कृति का उज्जवल रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं ऐपलक, कवासी, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म की और विनोबा सत्वन। ये अन्य रचनाएं हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की ऐपलक, कवासी, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के और विनोबा सत्वन। ये रचनाएं हैं। पहला कविता संग्रह कुमकुम था 1939 ईस्वी में। उर्मिला की रचना, उर्मिला जो पूरी तो हो चुकी थी 1934 ईस्वी में और उसको प्रकाशित किया रचना को 1975 ईस्वी में। और ये इनकी अन्य रचनाएं हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं दोस्तों, तो सभी आपको याद रखनी। कुमकुम 1939, उर्मिला प्रकाशित हुई 1975 ईस्वी में, ऐपलक, क्वासी, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के और विनोबा सत्वन बालकृष्ण शर्मा जी की रचनाएं हैं। इनकी ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में भी गिने जाते हैं दोस्तों। और इनकी कविताएं प्रेम और मस्ती की कविता में भी रखी जा सकती है। इनकी कुछ पंक्तियां हैं, जैसे हम अनिकेतन, हम तो रमते राम, हमारा क्या घर कैसा वतन। तो इस तरह की जो इनकी फक्कड़पन की रचनाएं हैं वो इन्हें प्रेम और मस्ती का कवि में भी स्थान दिलवाती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों में आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1948 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में। प्रयाग के निहालपुर। प्रयाग के निहालपुर गांव में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। इन्होंने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की दोस्तों, और ये अपने स्कूल में बहुत ही होनहार छात्रा थी और स्कूल के टाइम से ही ये कविता करती थी। सन 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से इन्होंने शिक्षा अधूरी ही छोड़ दी और ये राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगी। अपने राजनीतिक कार्यों कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। काव्य रचना की जो इनकी प्रवृत्ति थी वो इनके विद्यार्थी जीवन से ही थी। इनकी कविताएं दोस्तों त्रिधारा और मुकुल में संकलित है। इनकी जो रचनाएं हैं वो त्रिधारा, और मुकुल में संकलित है। मुकुल 1931 ईस्वी। इनकी सभी रचनाएं त्रिधारा में और मुकुल में संकलित है। मुकुल की रचना 1931 ईस्वी में की थी। इनकी जो कविताएं हैं दोस्तों उनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनकी जो कविताएं मिलती हैं उनको दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो इनकी जो स्वतंत्रता संग्राम चला हुआ था, देशभक्ति से संबंधित इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं की थी। असहयोग आंदोलन और आजादी की जो लड़ाई चली हुई थी उसमें इन्होंने भाग भी लिया था और उनसे संबंधित इन्होंने कविताएं भी की थी। दूसरी थी इनकी पारिवारिक जीवन से संबंधित, यानी पति के प्रेम से संबंधित, अपने बच्चों से संबंधित रचनाएं इनकी देखने को मिलती है। तो दो वर्गों में बांटा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं को, देशभक्ति से संबंधित और पारिवारिक प्रेम से संबंधित, जीवन से संबंधित इनकी कविताएं हैं।
ये दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी, महादेवी वर्मा जी, ये दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। दुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों ही बचपन की सहेलियां थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की इनकी जो कार दुर्घटना में इनकी मौत हुई थी, कहीं से ये आ रहे थे, इनके जो पुत्र थे वो गाड़ी चला रहे थे और एक मुर्गी के बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने इनके पुत्र को कहा था कि उस मुर्गी के बच्चे को बचाओ, और साइड में गाड़ी की तो किसी वृक्ष से टकरा गई और सुभद्रा कुमारी चौहान को अस्पताल ले जाया गया और वहीं पर इनका निधन हो गया 1948 ईस्वी में। इनके पति का नाम लक्ष्मण था, उनके साथ इनकी शादी हुई थी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। तो आपको रचनाएं पता चल गया दोस्तों। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की त्रिधारा और मुकुल में इनकी रचनाएं मिलती हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कविताएं हैं, जैसे झांसी की रानी। झांसी की रानी तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। हर बेले मुंह बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने बचपन में बहुत ही सुनी होगी। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में, ये भी इनकी प्रसिद्ध कविता है। झंडे की इज्जत में स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग में कांड हुआ था, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी, उसी का वर्णन जलियांवाला बाग जो इनकी कविता है उसमें मिलता है। तो याद रखनी है दोस्तों, इनकी जो रचनाएं त्रिधारा और मुकुल में संकलित है। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कवि हैं दोस्तों जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में जिन्होंने एक एक दो दो रचनाएं की हैं, जैसे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। मिलिंद जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, और 1986 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक से जीवन से संबंधित इनकी रचनाएं मिलती हैं। जीवन संगीत, जीवन संगीत, जीवन संगीत की रचना इन्होंने की थी 1940 ईस्वी में। जीवन संगीत 1940 ईस्वी। और नवयुवक के गान, नवयुवक के गान, नवयुवक के गान और जीवन संगीत 1940 ईस्वी इनकी रचना है। दूसरी है रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी एक रचना है रेणुका, जो कि इसी धारा में रखी जा सकती है। 1935 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी रेणुका की। मैथिली शरण गुप्त जी की भी रचना है एक, मैथिली शरण गुप्त की रचना है स्वदेश संगीत, 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी में, स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी में लिखी थी मैथिली शरण गुप्त जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की रेणुका 1935 और महेश चंद्र प्रसाद जी की कांग्रेस शतक। महेश चंद्र प्रसाद की है कांग्रेस शतक, भी इसी धारा के अंतर्गत रखी जाती है और 1936 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी कांग्रेस शतक। उसके बाद है केदारनाथ मिश्र प्रभात की ज्वाला। केदारनाथ
मिशर प्रभात की है ज्वाला 1929 ईस्वी। ज्वाला 1929 ईस्वी। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की राष्ट्रीय मंत्र, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की है राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय मंत्र जिसकी रचना 1921 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय मंत्र 1921 ईस्वी में की गई है, याद रखनी है आपको। ये भी कुछ रचनाएं हैं जो कि राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि हैं और उनमें रखी जाती है, जैसे जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 ईस्वी से 1986 ईस्वी, जीवन संगीत 1940 ईस्वी से जीवन संगीत इनकी रचना है 1940 ईस्वी में, और नवयुवक के गान रामधारी सिंह दिनकर की है रेणुका 1935 ईस्वी, मैथिली शरणगुप्त जी की स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी में, महेश चंद्र प्रसाद की कांग्रेस शतक 1936 ईस्वी, केदारनाथ मिश्र प्रभात ज्वाला 1929 और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की राष्ट्रीय मंत्र 1921 ईस्वी। दोस्तों ये थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि और राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि। और शुरुआत में हमने बात की थी छायावाद युग पर, उसके नामकरण पर, उसके सीमांकन पर। एक प्रश्न और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण उठता है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? छायावाद शब्द, छायावाद शब्द का याद रखना है आपको, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी में सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया था। कब? जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका थी जो, जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका थी जो, उसमें किसने? मुकुटधर पांडे ने हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया था। और मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। मुकुटधर पांडे जी को लिखित रूप में छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। और सन 1920 में ही दोस्तों सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। वो 4 लोग कौन कौन थे? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी व सुमित्रा नंदन पंत। ये भी आपको याद रखना है। किन किन लोगों ने भाग लिया था? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद है दोस्तों जो छायावाद युग था उसके प्रमुख कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। हम इन पर आगे बात करेंगे। अब से पहले हमने बात की है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो प्रमुख कवि थे उन पर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो प्रमुख कवि थे उन पर बात की। आपको पता चल गया छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुकुटधर पांडे ने किया था। 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद जो शीर्षक था प्रकाशित हुआ था लेख उसमें, और उसी में उनको मुकुटधर पांडे की कविता है दोस्तों कुर्री के प्रति। कुर्री के प्रति किसकी कविता है? मुकुटधर पांडे की। मुकुटधर पांडे की कविता है कुर्री के प्रति, जिसको छायावाद की प्रथम कविता माना जाता है। छायावाद की प्रथम कविता माना जाता है किसको? कुर्री के प्रति, जो कि मुकुटधर पांडे जी की कविता है।
आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे थे। किसने? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे थे और इन्होंने छायावाद का जनक सुमित्रानंदन पन्त को माना है। सुमित्रानंदन पन्त को माना है छायावाद का जनक। किसने? डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है? सुमित्रानंदन पन्त को माना है। जयशंकर प्रसाद की जो झरना रचना थी, जयशंकर प्रसाद की, उसको छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे माना गया है? जयशंकर प्रसाद की जो रचना थी ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने? ईलाचंद्र जोशी ने। ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पन्त को छायावाद का प्रवर्तक माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। ये भी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं कि छायावाद के प्रवर्तक किसने किसको माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रानंदन पन्त को, ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रानंदन पन्त, प्रभाकर माचवे ने किसे माना है छायावाद का प्रवर्तक? प्रभाकर माचवे जी ने माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को किसने माना है? प्रभाकर माचवे ने। और ईलाचंद्र जोशी व अन्य विद्वानों ने जयशंकर प्रसाद को। ये याद रखने हैं सभी प्रवर्तक दोस्तों आपको। नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रानंदन पन्त को प्रवर्तक मानते हैं। ईलाचंद्र जोशी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवियों पर बात की और अगली वीडियो में हम छायावाद के प्रमुख कवियों पर बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इनसे अगर किसी भी पेपर में प्रश्न ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, तो आप उन सबको ध्यान से पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में बात करेंगे छायावाद के प्रमुख कवियों पर। धन्यवाद।